चलिए, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी के इस वीडियो सीरीज में। हमने पहले मैथ का जो है वीडियो अपलोड किया है और बहुत सारे डिमांड आने के बाद हम साइंस का भी वीडियो इस पर अपलोड कर रहे हैं। और साइंस में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। ये क्लास 10th का केमिस्ट्री हम लोग पढ़ा रहे हैं। देखिए, और इसमें भी सबसे पहला चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, साथ में जो जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी उसको नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बात है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप उसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, एक बात कि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि चेंज जो है दो तरह का होता है। चेंज जो होता है हमारे इन्वायरमेंट में दो तरह का हमको देखने को मिलता है। एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे 8-9 क्लासेस में। तो फिजिकल चेंज वैसा चेंज होता था जिसको हम लोग जो है रिवर्स कर सकते थे, यानी कि वैसा टाइप ऑफ चेंज जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। इट कैन बी रिवर्स्ड, इट कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है ना। दूसरा, इन द अदर हैंड केमिकल चेंज होता था वैसा चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है। साथ में वैसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो, यानी कि नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। और यहाँ पे जो है न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता था। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। जैसे इसके एग्जाम्पल में हमने बताया था या उसमें आपने पढ़ा होगा कि जैसे आइस को हम हीट करते हैं तो ये वाटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये चेंज जो है दोनों ही में, इन दोनों तरफ हम देखें तो आइस में भी H2O है और वाटर में भी H2O है, यानी कि केमिकल चेंज इसमें कोई नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ स्टेट में चेंज हुआ है और फिर से हम अगर कूल करें तो फिर से वाटर से हम आइस बना सकते हैं। तो इस तरह का जो चेंज होता था उनको हम बोलते थे फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता था कि इसमें जैसे कि कार्बन को हमने जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और यहाँ पे बन जाता था कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वैसा चेंज जिसमें नया चीज़ फॉर्म हो, देखिए न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो और फिर से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो वैसे चेंज को हम बोलते थे कि वो है केमिकल चेंज, ठीक है। तो केमिकल चेंज होने के दौरान यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ था, मतलब ये जो चेंज हुआ जिस प्रोसेस से, उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, केमिकल चेंज होने के लिए जो प्रोसेस हुआ उसी चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो बात हमको निकल के आए यहीं से केमिकल रिएक्शन का। अब हम यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये वाला चीज़ हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कहता है कि वैसा प्रोसेस है ना, जैसे कि द प्रोसेस इन विच new substance with new properties is formed is called chemical reaction, is called chemical reaction। ध्यान दीजिए, क्या कहा कि वैसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बने, मतलब नया कोई भी चीज़ बने और साथ में
उनका प्रॉपर्टीज़ जो है न्यू होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पे कार्बन लिया और कार्बन को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन हुआ। देखिए जैसे यहाँ पे बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो है नया सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे जलाया, मतलब कार्बन को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है। और इनका प्रॉपर्टी भी बिल्कुल इनसे अलग है। कैसे? तो यहाँ पे हम कार्बन देख रहे हैं कि ये बर्न कर रहा है, मतलब ये जल रहा है। और ऑक्सीजन यहाँ पे जो है अगर इसकी प्रॉपर्टी देखें तो ये जो है ये है सपोर्टर ऑफ कंबशन। आपने पढ़ा होगा सपोर्टर ऑफ कंबशन 8 क्लास में। तो ये जो है आपका सपोर्टर ऑफ कंबशन है, मतलब ये जो कंबशन हो रहा है, ये जो आग जल रहा है, इसको ये जलने में मदद कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों से जो बनने वाला कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है? एक्सटिंग्विशेस फायर। ये जो क्या करता है? ये फायर को एक्सटिंग्विश करता है, मतलब फायर को बुझाने में काम में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन दोनों के प्रॉपर्टी से इसका प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल अलग है। और ये जब बना, जिस प्रोसेस से बना, उसी को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ध्यान दीजिए, यानी कि हम यहाँ से समराइज कर सकते हैं कि वैसा प्रोसेस जिसमें कि नया सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टी के साथ बने, उसको हम बोलेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। चलिए एक बात और हम आपको बताते हैं कि जो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में चीज़ें हैं, लेफ़्ट साइड में जो चीज़ें हैं, यानी कि जो रिएक्शन में भाग लिया, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, इनको बोलेंगे रिएक्टेंट। और जो यहाँ पे आपका फॉर्म हुआ, इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी कि हम कहना चाहें अगर तो कह सकते हैं कि वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में भाग लिया, दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। लिख भी सकते हैं सब्सटेंसेस टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, बस यहीं पर रहने दीजिए। सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट है, और यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज प्रोडक्ट, ठीक ना। यानी कि एक बात कह सकते हैं, जो भी लेफ्ट साइड में हम लेते हैं केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, वो सारा जो है हमको रिएक्टेंट कहलाता है, और जो चीज़ें बनती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन आखिर हो रहा है तो ये पता कैसे चलेगा, है ना। मान लीजिए कि हम जा करके केमिकल रिएक्शन किसी सब्सटेंस को चेक तो नहीं करेंगे ना केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है जो है नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हुआ कि वो सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जिससे पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। मतलब ये सारा जो यहाँ पे हम घटना लिखवाने वाले हैं, ये अगर घटना घटता है तो हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे देखिए इसमें सबसे पहला जो है पॉइंट वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा है चेंज इन स्टेट। तीसरा है चेंज इन कलर। चौथा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पांचवा है चेंज इन हीट। चलिए तो यहाँ पे हमने आपको 5 पॉइंट लिखवाया, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर,
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन हीट। मतलब ये सारे अगर कोई भी इनमें से होते हैं तो हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने रिएक्शन कराया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे आपको बना H2O, ठीक है। ये नहीं लेते हैं, इसमें से अच्छा है कि जैसे कि आप कार्बन ले लीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन ये जो हम लिए थे ये सॉलिड था, सॉलिड फॉर्म में लिए थे, और यहाँ ऑक्सीजन जो था गैसियस स्टेट में था, लेकिन बन करके ये जो प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे गैसियस स्टेट में रिलीज हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, मतलब जब रिएक्शन कराए तो गैस वहाँ से निकलेगा, है ना। तो ये जो टाइप का चेंज आपको देखने को मिला, इनको हम बोलेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे नया प्रोडक्ट बना है, न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ बना है और इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। दूसरा देखते हैं चेंज इन स्टेट। जैसे देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया प्लस ऑक्सीजन और ये प्रोडक्ट बना हमारा H2O। हाइड्रोजन हम गैसियस स्टेट में लिए थे, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है, और यहाँ पे बनने वाला जो कंपाउंड है लिक्विड स्टेट में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चेंज इन स्टेट हो रहा है। तो चेंज इन स्टेट भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। यानी कि अगर स्टेट में चेंज होता है तब भी हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन कलर में आप देख सकते हैं, जैसे कि इस तरह का बहुत सारा चेंज है। जैसे कि आयरन जो है, आयरन को आप क्या कीजिए, सॉलिड में रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ XH2O प्लस ऑक्सीजन, ये जो है बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3XH2O। देखिए तो यहाँ पे जो है वाटर कलरलेस है, ऑक्सीजन कलरलेस है, ये कलरलेस है आपका, ये भी कलरलेस है, और ये जो है थोड़ा ब्राउन कलर का होगा। लेकिन जो बनने वाला कंपाउंड है यानी कि आपका ये जो रस्ट है ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा, ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा। तो सिंपली इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि जब चेंज इन कलर होगा, ऐसा बहुत सारा रिएक्शन आएगा, हम आगे पढ़ेंगे कि चेंज इन कलर जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो शो करता है केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करवा दिए आप, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करा दिए सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4 एक्वस, तो ये आपका बनाएगा BaSO4 एक्वस, सॉलिड में प्लस NaCl एक्वस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि जो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा वो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि सॉलिड, है ना, जो सॉल्यूशन में घुले नहीं। हम इसके बारे में रिएक्शन जब पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे। मेरे यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये सब जो है सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व रहेगा, लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है यहाँ पे PPT फॉर्म करेगा। PPT मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा। यानी कि आपने कोई भी रिएक्शन कराया, कोई भी केमिकल चेंज कराना चाहा, अगर उसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। एक और हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। ऑन है ना। देखिए जैसे कि चेंज इन हीट में, जैसे चेंज इन हीट में क्या देखते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर आप इसको वाटर में मिलाएंगे, लिक्विड में जब इसको मिलाते हैं तो ये बनाता है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। तो यहाँ पे और प्लस हीट एनर्जी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाते हैं रिएक्शन के अंदर तो क्या होता है कि बहुत लार्ज अमाउंट में हीट निकलता है। या आपने देखा हो कि घर वगैरह पोचारा करते समय जब ये मिलाया जाता है चूना को, तो वहाँ से वो पूरा बर्तन जो है पूरा हीट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये पता चलता है कि चेंज इन हीट भी जो होता है
ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम कि हम यहाँ पे देखें कि केमिकल रिएक्शन को कैसे हम पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि जैसे कि हम लिख रहे थे कि कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म, क्या बनाता था, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाता था कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए। तो यहाँ पे हमको इतना बोलना पड़ रहा है कि कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया, केमिकल इक्वेशन लाया गया, है ना। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है इसको शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसी का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन जो है, जिसमें कि हम सिंबल यूज करेंगे, जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स आए हुए हैं इन्वॉल्व हैं उनका हम सिंबल यूज करेंगे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे लिख सकते हैं कि द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन by using symbols and formula of the substance involved in a reaction is called केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि इनका जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है, जैसे ये हमारा मान लीजिए कि ये एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसका केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो जो कार्बन है उसका हम यहाँ पे सिंबल यूज कर लेंगे C, और ऑक्सीजन के लिए O2, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन किए केमिकल रिएक्शन का, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारा जो है केमिकल इक्वेशन हो गया, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और भी ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे कि मैग्नीशियम, मान लीजिए मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म, ऑक्सीजन फुल में लिखेंगे इसको वर्ड इक्वेशन हम बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको वर्ड इक्वेशन, रिएक्शन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर से आप वर्ड इक्वेशन में ही लिखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2, और यहाँ पे बनेगा MgO। ठीक है ना। तो इसी बात को हम बोलते हैं कि ये है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए तो आगे हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि हमने जो केमिकल इक्वेशन पढ़ा उसका टाइप देखते हैं। तो इसमें दो टाइप है, एक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहला हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ध्यान दीजिए, कहता है कि वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो रहे, जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल लीजिए आप, जिंक
react with copper sulfate to form जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक हम रिएक्शन लिए हुए हैं, है ना। इसके बारे में बात करते हैं। पहले इसका डेफिनेशन थोड़ा लिख देते हैं कि द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच number of atoms of each element on the reactant and product side are same, then it is called बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए डेफिनेशन में क्या है, यहाँ पे क्या कहा इसने कि वैसा टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, वैसा टाइप का केमिकल इक्वेशन रहेगा जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एटम जो है जो एलिमेंट का आया हुआ है सबका जो है नंबर जो है दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम होगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम जो है सेम होगा, वैसे टाइप ऑफ के रिएक्शन को ही हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें इस रिएक्शन की तो यहाँ पे हमारा ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये हमारा जो है प्रोडक्ट है, हमने पहले भी आपको बता चुका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिंक, रिएक्टेंट में जिंक कितना है, तो रिएक्टेंट में जिंक का जो नंबर है देखिए 1 है। अगर बात करें प्रोडक्ट में तो इसमें भी क्या है 1 है। दूसरे में देखें अगर कॉपर की, तो रिएक्टेंट पे देखिए कॉपर का 1 आइटम है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में भी 1 आइटम है। अगर बात करें सल्फ़र का, तो सल्फ़र यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1, यानी कि 1 आइटम दोनों का है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4, यानी कि इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ आइटम जो है प्रत्येक एलिमेंट का, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर सेम। ठीक है ना। सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो चलिए यहाँ से ये क्लियर हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो और नंबर ऑफ आइटम जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम होता है तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन जो है क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या रिएक्शन है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की, यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो बिल्कुल जो है ये बैलेंस के अपोजिट है, यानी कि वैसा इक्वेशन, देखिए यहाँ पे कि द इक्वेशन इन विच number of atoms of different elements are not equal in both sides reactant and product are known as अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ध्यान दीजिए, यानी कि वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स जो है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बराबर नहीं हो, वैसे रिएक्शन को ही हम बोलते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल में जैसे कि आयरन है, या सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो पता है आपको कि ये H2O बनाता है, लिक्विड। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये जो है
प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो देखिए आप रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ये 2 है और प्रोडक्ट में जो है 2 है। ठीक है, सॉरी, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन जो है 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन हम प्रोडक्ट में देख रहे हैं तो हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 1 है ना। तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन जो है बैलेंस नहीं है, मतलब इनका नंबर बैलेंस नहीं है। तो ये जो टाइप का रिएक्शन है या इक्वेशन जो हमने रिएक्शन का लिखा हुआ है, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या कि ये जो है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो है, तो इसको बैलेंस कैसे करना है ना, और बैलेंस करना है तो क्यों करना है। ठीक है, तो इसमें आपको एक नोट में पॉइंट याद रखना है, नोट में एक पॉइंट याद रखना है कि आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा, क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए ये लॉ क्या कहता है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कहता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्या कहा कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि कोई भी टाइप के केमिकल रिएक्शन में मास जो है नहीं क्रिएट होगा, मतलब नहीं नया मास क्रिएट होगा और नहीं डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि मास कंजर्व रहेगा, है ना। इसी लॉ को फुलफिल कराने के लिए, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को ही फुलफिल कराने के लिए हम जो है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। कोई पूछता है कि आप बैलेंस क्यों करते हैं, तो आप बताइएगा कि टू मेक द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल, वी शुड या वी मस्ट लिखिए यहाँ पे, वी मस्ट बैलेंस्ड द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ताकि दोनों तरफ मास इक्वल हो जाए और ये हमारे लॉ को फॉलो करने लगे। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। चलिए इसको आप नोट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है सीखेंगे कि हाउ टू बैलेंस, या इसको टॉपिक देते हैं आपकी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आपने यहाँ तक देखा कि हम लोग बैलेंसिंग क्यों करेंगे, और यहाँ पे अब हम सीखेंगे कि बैलेंसिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग करने का तो तरीका बहुत होता है, लेकिन हमें जो पढ़ना है सिलेबस में वो है हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। यानी कि आपको क्या करना है, ट्राई करना है बैलेंस करने का, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है ना, तो वैसे मेथड को ही हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो चलिए हीट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग बात करते हैं। इसमें भी कुछ ट्रिक हम लोग लगाएंगे जिससे कि जल्दी बैलेंस हो जाए। तो एक इक्वेशन हम लेते हैं यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। जैसे सबसे पहला इक्वेशन वही लेते हैं जो अभी हमने अनबैलेंसिंग में लिखा था, H2 प्लस O2, और ये बैलेंसिंग आता है H2O यानी कि लिक्विड। चलिए स्टेट नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है, तो कभी भी आप कॉफिशिएंट जो है, कभी भी बैलेंस करने के लिए आप जो है कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप H2O की जगह पे H3 लिख दीजिएगा, H2 के जगह पे,
कभी भी आपको क्या करना है कि कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसके बगल में मल्टीप्लाई करना है। कोफिशिएंट का मतलब होता है इसके बगल में मल्टीप्लाई करके इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि रिएक्टेंट जो है और ये प्रोडक्ट जो है, ठीक है, इस साइड में कितने नंबर ऑफ आइटम है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो है 2 है, ऑक्सीजन जो है 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन जो है 1 है, ठीक है। तो बैलेंस करने का तरीका है कि सबसे पहले जो वैसे एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे जिसका मास ज़्यादा हो, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मास किसका ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका मास ज़्यादा है, मतलब कितना 16, यानी कि मास ज़्यादा ऑक्सीजन का है, तो हम इसी को पहले बैलेंस करते हैं। तो हम ऑक्सीजन देख रहे हैं कि इस साइड में 2 है और इस साइड में 1 है, यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, तो ऑक्सीजन इधर तो हो गया 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन हो गया 2, बैलेंस हो गया। लेकिन इस दौरान जो है हाइड्रोजन इधर देखिए कितना हो गया, तो इधर हाइड्रोजन जो है हो गया है 4, यानी कि ये तो फिर से अनबैलेंस हो गया। तो फिर हम कहाँ आएंगे, हाइड्रोजन इधर 4 है तो इधर बैलेंस कर लेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन का नंबर भी इधर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों साइड में रिएक्टेंट में भी 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी, इधर प्रोडक्ट में भी 4, ऑक्सीजन इधर जो है रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में भी 2, यानी कि ये केमिकल इक्वेशन जो है हमारा बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये अब है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एनसीईआरटी में काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं बैलेंसिंग के लिए, आप ये सारा तरीका यूज करेंगे बैलेंस करने के लिए। हम एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, जैसे देखिए PbNO3 होल ट्वाइस, जब इसका हम रिएक्शन कराए, जब हीट करते हैं इसको, सर हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट कर जाता है लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें सबसे पहले अगर बात करें कि रिएक्टेंट में कितना है, तो रिएक्टेंट में आप देखिए रिएक्टेंट और ये है आपका प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में हम देखते हैं कि लेड कितना है, तो लेड यहाँ पे जो है 1 है और यहाँ पे भी 1 है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है 2 हो गया इधर, और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन इधर है, और यहाँ 1 2 3 और 3 2 5, यानी कि फिर से देखिए ये बैलेंस नहीं है, यानी इसको बैलेंस करना है। तो हमने बैलेंसिंग के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका बताया था कि आपको क्या करना है, उस आइटम को, उस एलिमेंट को बैलेंस करना है जिसका मास जो है क्या है, ज़्यादा है। ध्यान दीजिए, तो सबसे ज़्यादा मास इसमें किसका है, लेड का है। तो लेड हम देखें कि सबसे पहले लेड का है, तो लेड जो है बैलेंस है, मतलब इनको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे तो इधर 2 है और इधर 1 है, यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें नाइट्रोजन में तो देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है बैलेंस हो सकता है, यानी कि बैलेंस। नाइट्रोजन जो है बैलेंस करने से पहले हमको देखना है कि इससे मास ज़्यादा वाला कौन है, तो नाइट्रोजन से जो ज़्यादा मास वाला है ऑक्सीजन है, ठीक है। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो देखिए तो अब क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, यानी कि बैलेंस हो गया। यहाँ पे क्या किया हमने, ऑक्सीजन में एक +1 × 1 यानी कि 6 हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम इसको बैलेंस किए तो हम देख रहे हैं कि लेड जो है बैलेंस नहीं है,
लेड इधर हो गया 2, देखिए यहाँ पे इधर लेड जो हो गया 2 हो गया और इधर 1 ही है, यानी कि फिर से हमको लेड को भी बैलेंस करना होगा। तो क्या किए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए तो लेड बैलेंस हो गया। अब देख रहे हैं कि अब ऑक्सीजन भी बैलेंस है, नहीं, फिर से ऑक्सीजन चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी कि ऑक्सीजन अब यहाँ पे 12 हो चुका है इस साइड में, यानी कि ऑक्सीजन को फिर से हमको बैलेंस करना होगा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम क्या करते हैं, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 10 2 12, यानी कि इधर भी 12 और इधर भी 12, यानी कि +4 कर दीजिए +6, तो यानी कि 12 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 6 यानी कि 12 है और यहाँ पे भी 12 है, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब बच गया क्या, तो नाइट्रोजन को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2 2 जा 4, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 4 है और इधर भी 4 है, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन को हमको बैलेंस करना है अगर, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर हो गया 2 देखिए और 2 दूना 4, यानी कि 4 है, उधर भी 4 करना होगा। तो 4 यहाँ पे हो चुका है, अब इंटू 4 किया गया तो यहाँ पे 4 है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अब हम देख रहे हैं तो सारे नंबर्स जो है हमको बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या करना है, बैलेंसिंग करना होगा। ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, हीट एंड ट्रायल मेथड से किया, यानी कि हम देख रहे थे कि कुछ वैसा भी हम कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किए जिससे कि बैलेंस नहीं हो पाया, फिर से हमने उसको मिटाया, काटा और फिर से जाकर के बैलेंस किया। तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। ये अब हम बात करते हैं कि आखिर केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए, है ना। हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। मोर इन्फॉर्मेटिव का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने अभी लिखा है रिएक्शन में कि H2 + O2 और ये H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर जो है ये हाइड्रोजन किस स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, ये पता नहीं चल रहा है। तो हमको क्या करना है, अब वैसा चीज़ इसमें लिख देना है कि ये हमको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे। जैसे कि अगर हाइड्रोजन के बगल में अगर हम यहाँ पे G लिख दिए, यानी कि ये गैसियस स्टेट में है, यहाँ पे अगर G लिख दिए तो ये भी गैसियस स्टेट में होता है और जो बनेगा ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इसके बगल में इनके स्टेट को मेंटेन किया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम केमिकल रिएक्शन जो है इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। क्या करना है इसके लिए, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि स्टेट ऑफ सबस्टांस इज मेंशन्ड, यानी कि जब आप रिएक्शन कराएंगे तो उसके स्टेट को मेंशन कर देंगे। जैसे सॉलिड के लिए जो है S यूज करना है, लिक्विड के लिए L यूज करना है और एक्वस के लिए AQ ऐड करना है, ठीक है। एक्वस मतलब जो सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन हो, ठीक है। दूसरा देखिए, बाय शोइंग चेंज इन हीट। चेंज इन हीट जो है वो भी शो कर सकते हैं आप। जैसे कि रिएक्शन हुआ तो अगर उसमें से हीट निकला, यानी कि उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होता है ना। वैसा रिएक्शन होता है जिसमें कि हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें से हीट निकलता है उसको आप ऐसे प्लस डेल्टा या प्लस हीट करके दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा, अगर इंडोथर्मिक हो, इंडोथर्मिक रिएक्शन अगर होता है तो उसमें आप हीट उसमें एब्जॉर्ब होता है, हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब हमको उसमें हीट देना पड़ता है। तो वैसे के लिए माइनस डेल्टा लिख दीजिए या माइनस हीट लिखना होगा।
ठीक है। तो दो तरह का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी दिखा सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को भी दिखा सकते हैं, यानी कि रिएक्शन जो है उसके नीचे में जस्ट आपको एरो साइन नीचे की तरफ दिखा देना है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन को शो करता है, या पीपीटी लिख दीजिए, तो इससे पता चलेगा कि ये जो है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया चेंज, ये इसका स्टेट को मेंटेन कर दिए, चेंज इन हीट कर दिए, फिर आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया। चेंज इन कलर को भी आप मेंटेन कर सकते हैं, चेंज इन कलर को भी दिखा सकते हैं, रिएक्शन के जस्ट सब्सटेंस के नीचे आप कलर लिख देंगे, है ना, कलर इज मेंशन्ड। तो इस तरह से जो है आप इस केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से जो है हम लोग इसका 2 पार्ट में इसको करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक ना, जिसमें कि हम लोग पहला पढ़ेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवा है रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें बहुत सारे टाइप के रिएक्शन आएंगे, ये हम लोग जो है नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और पार्ट 2 को देखना ना भूलें, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा इसी पे आएगा। चलिए, धन्यवाद।